हेलो दोस्तों, बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायाब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। हरियाणा में 17 अक्टूबर को नायाब सिंह सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित दशहरा मैदान में सुबह 10 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर करीब 1 लाख लोगों के मौजूद होने की उम्मीद है। पीएम गति शक्ति ने बदली देश की तस्वीर। 15.39 लाख करोड़ रुपए के 208 प्रोजेक्ट्स की सिफारिश। पीएम गति शक्ति ने भारत के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम रोल निभाया है। इस पहल के तहत अब तक सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपए की कुल 208 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि इन परियोजनाओं की अनुशंसा 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग समूह NPG द्वारा की गई है। इस समूह के अनुशासित परियोजनाओं में अधिकतम संख्या सड़क 108, रेलवे 73, शहरी विकास 12 और तेल एवं गैस मंत्रालय से संबंधित 4 परियोजनाएं शामिल हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अमरदीप सिंह ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत अब तक 15.39 लाख करोड़ रुपए की लागत की 208 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से कई लाभ हैं, जिसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने में लगने वाले समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। इसके तहत 8 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और 15 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के लिए SOP अधिसूचित किए गए हैं, जबकि अन्य मंत्रालयों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास जारी है। आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है पीएम गति शक्ति का लक्ष्य। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रेलवे और रोडवेज सहित विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़े और यात्रा को कम समय में पूरा किया जा सके। विजयदशमी के दिन बड़ी सोने की चमक, चांदी के भाव में भी किया गया इजाफा। नवरात्रि में ज़्यादातर समय दबाव का सामना करने के बाद आज विजयदशमी के दिन घरेलू सरफा बाजार में तेजी का रुख बना है। सोने के भाव में आज 700 से 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आ गई है। इसी तरह चांदी भी 2000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा उछल गया है। सोने के भाव में आए उछाल के कारण आज देश के अधिकांश सरफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 77,560 रुपये से लेकर 77,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 71,110 रुपये से लेकर 70,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। कीमतों में तेजी के कारण दिल्ली सरफरा बाजार में चांदी आज 96,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत। आज से रोजगार के 90,849 अवसर उपलब्ध। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने के लिए आज शनिवार शाम 5 बजे से पोर्टल पर https://pminternship.mca.government.in लॉगिन पोर्टल पर युवा पंजीकरण कर पाएंगे। इस पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों ने 90,849 इंटर्नशिप के अवसरों की पेशकश की है। इन युवाओं को 24 क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों से बताया गया कि बीते शुक्रवार शाम तक 90,849 इंटर्नशिप पदों के लिए 193 कंपनियों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष में 1.25 लाख उम्मीदवारों को योजना के दायरे में लाने का है, लेकिन इसका हिस्सा बनने वाली कई कंपनियों ने अभी यहाँ जॉब पोस्ट नहीं की है। इस पोर्टल पर अभी परिचालन, प्रबंधन, उत्पादन एवं विनिर्माण, रखरखाव, बिक्री और विपणन सहित 20 से अधिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे। यात्रा को बताया फलदायी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद आज शुक्रवार दिल्ली लौट आए। इस दौरान उन्होंने 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को फलदायी बताया और कहा कि यह आसियान के साथ संबंधों को मजबूत रखने की उम्मीद की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि धन्यवाद लाओ पीडीआर, आसियान के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप यह एक उपयोगी यात्रा रही। हम साथ मिलकर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सतत विकास की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने अपनी पूरी यात्रा का एक संक्षिप्त वीडियो भी बनाया अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है। ठीक है। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आज शुक्रवार को यहां रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों राष्ट्राध्यक्ष तुर्कमेनिस्तान में 18वीं सदी के कवि मख्तुम घोली फरागी की 300वीं जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ईरान की सरकारी संवाद समिति इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ने के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इस सांस्कृतिक मंच से कहा कि एकता का आह्वान मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल एकजुट होना चाहिए क्योंकि वैश्विक एक पक्षवाद के घटक विश्व समुदाय के बीच सह अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच लंबी सीमाओं का जिक्र किया। पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और भाईचारे वाले संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरानी इतिहास, साहित्य और संस्कृत के महत्वपूर्ण हिस्से मध्य एशियाई सभ्यता से अत्यधिक जुड़े हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और मध्य एशिया में इस्लाम की उपस्थिति और इस्लामी प्रथाओं के प्रसार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और मध्य एशिया में ईरानी लोगों और जातीय समूहों के बीच भाषाई समानता ने हमारी साझा सभ्यता को समृद्ध किया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्कमेनिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फरागी की जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। वह इस मौके पर शांति और विकास का आधार पर व्याख्यान देंगे। पुतिन अपनी ओरस कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पीएम मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पोंतोगार्तन शिनावात्रा से मुलाकात कर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2024 को वियतनाम में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अवसर पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री पोंतोगार्तन शिनावात्रा से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्री के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने थाई प्रधानमंत्री पोंतोगार्तन शिनावात्रा को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। शिनावात्रा ने भी प्रधानमंत्री को उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की है। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, कई सालों से जुड़े हैं टाटा समूह से। नोएल टाटा को रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अपना चेयरमैन चुना। 67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर की शाम को निधन हो गया। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने टाटा समूह के परिदृश्य को गहराई से आकार दिया है। नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे नोएल टाटा अब टाटा समूह और उससे जुड़े ट्रस्टों के भीतर बड़े बदलाव के समय में इस महत्वपूर्ण भूमिका में कदम रख रहे हैं। नए अध्यक्ष के रूप में उनसे रतन टाटा द्वारा स्थापित दृष्टिकोण और मूल्यों को बनाए रखने की उम्मीद है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय उद्योग का दिग्गज और टाटा समूह के एक परिवर्तनकारी व्यक्ति माना जाता है। यह परिवर्तन टाटा ट्रस्ट के लिए एक नए अध्याय का भी प्रतीक है, जो पूरे भारत में सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वियतनाम में लाओ पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति मामहिम थोंगलाउन सियोलिथ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए राष्ट्रपति सिसोउलिथ को बधाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत लाओस समकालीन साझेदारी सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों से जुड़ी है और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं।
उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने लाओस और भारत के बीच संबंधों को गति प्रदान करने में भारत की एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुखता को रेखांकित करते हुए कहा कि 2024 में इसका एक दशक पूरा होने वाला है। जापानी संगठन निहोन हिंडैको को मिला 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। जापानी संगठन निहोन हिंडैको, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम पीड़ितों का एक जन आंदोलन है, इसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, को आज शुक्रवार 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नॉर्वेजियन नोबेल शांति समिति ने कहा कि हिबाकुशा को यह शांति पुरस्कार एक परमाणु मुक्त विश्व बनाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। जापान परमाणु बम हमले के साक्षी जिन्होंने अपने जीवन को एक परमाणु मुक्त विश्व के लिए समर्पित कर दिया। समिति ने कहा कि हिबाकुशा हमें उन अकल्पनीय पीड़ा और दर्द को समझने में मदद करते हैं जो परमाणु हथियारों द्वारा उत्पन्न होती है। वे हमें अदृश्य पीड़ा को महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। नेटवर्क योजना समूह की 81वीं बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया गया मूल्यांकन। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 81वीं बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नगर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 5 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मूल्यांकन प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के एकीकृत योजना सिद्धांतों के साथ इन परियोजनाओं के संरेखण पर केंद्रित था। समीक्षा के तहत परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन चुनौतियों को आसान होने की उम्मीद है। वृंदावन बाईपास उत्तर प्रदेश प्रस्तावित 16.75 किलोमीटर ग्रीनफील्ड वृंदावन बाईपास का उद्देश्य NH-44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। इस परियोजना से वृंदावन जाने में भीड़ कम होने, पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने और स्थानीय व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सदलपुर बड़ी रोड मध्य प्रदेश 142.26 किलोमीटर की परियोजना में NH-146B के हिस्से संदलपुर बड़ी रोड पर 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण शामिल है। यह इंदौर और जबलपुर के बीच संपर्क में सुधार लाने का प्रयास है, जिससे यातायात में आसानी के साथ भोपाल में भीड़ कम होगी। यह मार्ग कई राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेगा। जुन्नर तालेघर रोड महाराष्ट्र जुन्नर से तालेघर तक 55.94 किलोमीटर के ब्राउनफील्ड यूनियन को भीमाशंकर और जुन्नर सहित प्रमुख स्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सुधार से पर्यटन को बढ़ावा मिलने और कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक होने की उम्मीद है। विशेष रूप से भीमाशंकर के महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा केंद्र को लाभान्वित करने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन 28-29 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना की समुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार के तीसरे संस्करण स्वावलंबन 2024 का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर तक भारत मंडपम में होगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल संख्या 14 में होगा। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्वावलंबन सेमिनार के गत 2 चरणों के दौरान भारतीय नौसेना को भारतीय उद्योग से 2000 से अधिक प्रस्ताव मिले, जिन्हें 155 चुनौतियों में परिवर्तित कर प्रोटोटाइप का विकास सुगम किया गया। इस पहल के द्वारा 200 से अधिक MSME और स्टार्टअप के साथ IDEX योजना के अंतर्गत सहयोग समर्थ हो सकेगा। भारतीय नौसेना की समुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार के स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण में, जिसमें वायु और सतह चौकसी, सतह से स्वयंयाशी प्रणाली, ऑटोनोमस सिस्टम इन सरफेस, आकाशीय और पानी के नीचे का क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी वाले अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन होगा। स्वावलंबन 2024 में सेमिनार के पूर्व संस्करणों के दौरान अर्जित अनुभव और ज्ञान के आधार पर नवीन और अहम जानकारी मिलने की आशा है। ईस्ट एशिया समिट PM मोदी ने शांति और प्रगति के लिए स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को लाओस में आयोजित ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि शांति और प्रगति के लिए एक स्वतंत्र,
खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत जरूरी है। उन्होंने चीन के दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख पर इशारा करते हुए कहा कि हमें विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि विस्तारवाद पर। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्री गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत संचालित होना चाहिए और क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि नेविगेशन और वायु क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा आसियान की एकता का समर्थन करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण और क्वाड सहयोग का केंद्र बिंदु है। इस साल जुलाई में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चारों देशों ने क्षेत्र के सतत विकास, स्थिरता और समृद्धि का बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक नजरिया अपनाया। रिलायंस ने ग्राहकों के लिए नई सुविधाओं के साथ लॉन्च किया जियो फाइनेंस ऐप। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फाइनेंशियल मार्केट में हिस्सेदारी पाने के लिए बड़ा दांव लगाया है। आरआईएल की फाइनेंसिंग कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने नवरात्रि में जियो फाइनेंस ऐप का नया उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। ऐप के जरिए ग्राहकों के विभिन्न बैंक खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को लिंक किया जा सकता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नासिक के आर्टिलरी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान विस्फोट, 2 अग्निवीरों की मौत और 1 घायल। नासिक जिले के आर्टिलरी सेंटर में प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक तोप का गोला अचानक फट जाने से 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। इस घटना में 1 अग्निवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की जांच देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। पुलिस के अनुसार देश में अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद से अग्निवीर इसी क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। गुरुवार को जवानों के एक बैच को अभ्यास के लिए शिंगवे बहुलाला फायरिंग रेंज में लाया गया था। इस स्थान पर 2 अग्निवीरों को तोप के गोले लोड करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन उसी समय अचानक जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि बम का गोला दोनों जवानों के शरीर में घुस गया और एक जवान झुलस गया। इस घटना के बाद तीनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अग्निवीरों गोहिल सिंह उम्र 20 और सैफत शेख उम्र 21 को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में झुलसे एक जवान को इलाज अस्पताल में जारी है। इस घटना की प्रारंभिक जांच पुलिस कर रही है, लेकिन मामले की जांच सेना की ओर से की जाएगी। नासिक के आर्टिलरी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान विस्फोट, 2 अग्निवीरों की मौत। ये दोबारा रिपीट हो गया। सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से गुरुग्राम में होगा आरंभ। 30 राज्यों की 900 से ज़्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी ले रही हैं भाग। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन करेगा। सरस मेले में करीब 30 राज्यों की 900 से ज़्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग लेंगी। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण हेतु विशेषकर लर्निंग पेवेलियन और नॉलेज शेयरिंग पेवेलियन भी होंगे। सरस मेले वर्ष 1999 से निरंतर आयोजित हो रहे हैं। इन मेलों के माध्यम से लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में जारी कर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण किया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित किया। राज्यों को जारी की गई इस राशि में अक्टूबर में देय नियमित किस्त के अलावा 79,086.50 करोड़ रुपए की अग्रिम किस्त भी जारी की गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर सरकार ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरण जारी कर दिया है। इस राशि में अक्टूबर माह की सामान्य नियमित किस्त 79,086.50 करोड़ रुपए के अलावा अग्रिम किस्त भी शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को यह अग्रिम किस्त पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास और कल्याण संबंधी व्यय को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाने के लिए जारी की गई है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।